नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद अधिनायकवादी प्रवृत्ति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या चीन के संविधान में इस तरह के प्रावधान हैं या वहाँ की व्यवस्था इस तरह रखी गई है, इसके पीछे कुछ कारण है? या चीन की नीति और कार्यक्रम जो विस्तारवादी साम्राज्यवादी है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है, या चीन में साम्यवादी दल का वर्चस्व है, इस आधार पर ये बातें कही गई। चीन एक बहुल संख्या वाला, बहुत जनसंख्या वाला देश है। 1949 में चीन में क्रांति हुई और 1917 में साम्यवाद में क्रांति हुई, सोवियत संघ में क्रांति हुई। और दोनों ही क्रांतियों के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि राज्य भी वहाँ पर विद्यमान है, संविधान भी विद्यमान है, राजनीतिक दल भी विद्यमान है, लोगों को, नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, स्वतंत्रता भी दी गई है। उसके बावजूद कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि यहाँ अधिनायक तंत्र भी दिखाई देता है। क्योंकि अधिनायक तंत्र की एक डेफिनेशन होती है कि वो युद्ध में भरोसा रखता है, साम्राज्यवाद में भरोसा रखता है, विस्तारवाद में भरोसा रखता है, कठोर दल के अनुशासन में भरोसा रखता है। तो हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं। अभी इससे पूर्व हमने क्वेश्चन किया कि चीन के 1982 के संविधान में प्रस्तावना में ही साम्यवादी दल के वर्चस्व को स्वीकार किया गया, यानी अन्य दलों के विद्यमान होने के बावजूद एक दल की व्यवस्था को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और आप सभी को विदित है, जब एक दल, एक नेता कार्यक्रम होगा और उस दल की नीति और कार्यक्रमों को जो व्यक्ति नहीं मानेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी, अनुशासनहीनता की होगी या अन्य तरीके से होगी। तो ये सब प्रोसेस जो है, पहलू जो है, कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन यदि उसमें कठोर शब्द आ जाता है तो वहाँ अधिनायक तंत्र दिखाई देने लगता है। एक दलीय व्यवस्था कि उस दल के ही कार्यक्रम, उस दल की ही नीतियाँ, उस दल की आयोजना और उसी की अनुपालना न करने वाले को दंडित किया जाएगा, यानी अनुपालना करना अनिवार्य है। जैसे उच्चतर ने आदेश दिया या कोई नियम बनाया, उच्चतर संस्था ने, निम्नतर उसको हाथ खड़ा करके यदि स्वीकार कर लेती है तो सही है। यदि विमत, विरोध या आलोचना की जाती है अपने ही सदस्यों द्वारा तो उसे अनुशासनहीनता में लिया जाता है। जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति है उसकी भी एक डेफिनेशन है कि मैं ही राज्य, मैं ही सरकार, मेरे विरुद्ध कुछ नहीं, मेरे बाहर नहीं, जो कुछ है मेरे अंदर है, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर आपको चलना होगा। लेकिन लोकतांत्रिक प्रोसेस में विमत भी होता है, विचार भी होता है, विमर्श भी होता है, आलोचना भी होती है, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। हम उसे लोकतंत्र की परिभाषाओं में लेते हैं। यदि जनता द्वारा सेलेक्ट मेंबर अपनी पार्टी के किसी नियम और कानून का विरोध करते हैं तो उसे अनुशासनहीनता में नहीं देखा जाना चाहिए, और यदि देखा जाता है तो उसे दल का कठोर नियम कहा जाता है। तो चीन के संविधान में एक दलीय व्यवस्था और दल का कठोर अनुशासन विद्यमान है। जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य दल के विरुद्ध किसी भी तरह की गतिविधि करता है उसे अनुशासनहीनता में लिया जाकर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद
एक पहलू और इम्पोर्टेंट है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ाते हैं, अमेरिका के सिस्टम में पढ़ाते हैं कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान की उल्लंघना करने वालों पर न्यायपालिका कार्रवाई करती है। न्यायपालिका को स्वतंत्र, निर्णायक, सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया। यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता के पहलू की बजाय दल की सर्वोच्चता का पहलू ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ तक कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, शिक्षा, मताधिकार, जो अन्य संविधानों में होता है वही यहाँ है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार या कानून का उल्लेख नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग उसी अनुरूप करेगा जो राजनीतिक दल या साम्यवादी दल के नियम और कानून कहते हैं। यानी दल के विरुद्ध जाकर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अधिकार, कर्तव्य और स्वतंत्रता, तीन ऐसे पहलू हैं जो किसी भी समाज की व्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है। अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, केंद्रीय समिति, स्थायी समिति, पॉलिट ब्यूरो, दल नियंत्रण आयोग, महासचिव, केंद्रीय सैनिक आयोग, किसी भी स्तर को यदि हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें प्रत्येक स्तर पर साम्यवादी दल का वर्चस्व ही दिखाई देता है। तो फिर बात वही आई, एक नीति, एक दल, एक कार्यक्रम, जिसका विकल्प नहीं, क्योंकि इसमें श्रमिक और किसानों की संख्या ज़्यादा है, यानी बहुसंख्यक वर्ग का ये संगठन है। फिर बात आई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि पॉलिसी पैरामीटर को देखा जाए, विदेश नैतिक संबंध में भी यदि देखा जाए, तो चीन की नीति विस्तारवादी है, साम्राज्यवादी है, आक्रामक है, युद्धवादी है। यदि हम भारत चीन के संबंधों को स्टडी करें तब भी हमें यही पता लगता है, हिंद चीन भाई भाई के बाद भी हमें उसकी युद्ध नीति को झेलना पड़ा, विस्तारवादी नीति को झेलना पड़ा। चीन की साम्यवादी विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। ये 1945 में साम्यवाद और पूंजीवाद में अमेरिका और साम्यवाद में सोवियत संघ, दो नीतियां थी जिस पर शीत युद्ध चला था लंबे समय तक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित भी किया था। ठीक उसी तरह से हम आपको ये दृष्टिकोण भी समझा रहे हैं कि एक दल है, कठोर है, अनुशासन इसका मानना पड़ेगा, निर्देश इसके मानने पड़ेंगे, बाकायदा नागरिकों को सैद्धांतिक तौर पर मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन मौलिक अधिकार व्यवहार में उसी तरह से प्रयोग करने होंगे जो साम्यवादी दल की नीतियाँ और कार्यक्रम हैं। और इसकी विदेश नैतिक या नीतियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती हैं, वो भी अधिनायकवादी प्रवृत्ति से मेल खाती हैं, यानी युद्धवादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी ये नीतियाँ हैं। तो इस आधार पर इसे अधिनायकवादी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। अधिनायकवादी प्रवृत्ति, जिसको हम लोकतांत्रिक तानाशाही भी बोलते हैं, तो लेखकों का अपना अपना मत है कि कम से कम वर्ग विशेष के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं थीं, पूंजीवादी व्यवस्थाएं, औद्योगिक क्रांति वाला दौर, उससे तो ये समय बेटर है, क्योंकि वो वर्ग विशेष था, वो केवल अपने लाभ की प्राप्ति के लिए काम कर रहा था, भूमि पूंजी कल कारखानों पर उसका ही स्वामित्व था। लेकिन ये संगठन जो है
ये श्रमिकों का संगठन है, किसानों का संगठन है, यानी इसमें जनसंख्या का बाहुल्य है और बहुसंख्यक समाज के हित के लिए ये संगठन बना था, जिसे हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। और कुछ लक्षण जो हम आपके सामने अभी रख रहे थे, उस आधार पर लेखक ऐसा मानते हैं कि इसमें अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन यदि हम लोकतंत्र और अधिनायकवाद में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में जिस कार्य को करने में 7 दिन लग जाते हैं, अधिनायक तंत्र में उस कार्य को 1 दिन में संपन्न कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिनायक तंत्र डिसीजन मेकर होता है और संकट काल के लिए उपयुक्त माना जाता है। और संकट काल, आपातकाल, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, लेकिन संकट काल, आपातकाल वो स्थिति है, वो परिस्थिति है जो तुरंत कार्यवाही की मांग करती है। और तुरंत कार्यवाही अधिनायक तंत्र में संभव है। तो हो सकता है चीन के संवैधानिक प्रावधानों में अपने पॉलिसी पैरामीटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए लोकतांत्रिक केंद्रवाद, लोकतांत्रिक तानाशाही, इस तरह की प्रवृत्ति को अडॉप्ट किया गया हो। संघात्मक यानी हर स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप भी दिखाई देता है, यानी सत्ता का केंद्रीकरण भी होना चाहिए ताकि आंतरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियों का सामना किया जा सके। प्रणाम, नमस्कार।